हाय एवरीवन, वेलकम बैक डॉक्टर रिना इकोनॉमिक स्टडीज। आप जानते हैं इस चैनल पर हम चंडीगढ़ पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हर टॉपिक को डिस्कस करते हैं और बाद में उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। इसकी प्रीवियस क्लास में हमने किया था प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न टू स्केल है उनको डिटेल में किया था विद डायग्राम। और आज हम उनको प्रैक्टिस करने वाले हैं एमसीक्यू के साथ, क्योंकि आप जानते हैं हर कंसेप्ट बिना प्रैक्टिस अधूरा है। किसी भी कंसेप्ट को अगर क्रिस्टल क्लियर करना है, आपको उसको डेप्थ में जानना है, उसको अच्छे से समझना है, तो उसको कंसेप्ट करने के बाद जरूरी है कि आप उसके एमसीक्यू लगाएं। तो आज हम इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सेशन के स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये इस जो टॉपिक की प्रीवियस क्लास नहीं अटेंड की है तो उसको जरूर करना, क्योंकि एमसीक्यू आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपने उसका जो कंसेप्ट समझा होगा। कंसेप्ट समझने के बाद ही उसके आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। जो ये कहता है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, वो कौन सी स्टेटमेंट है जो इसको डिपिक्ट करती है। शॉर्ट रन ऑल इनपुट आर वेरिएबल, इन लॉन्ग रन ऑल इनपुट आर फिक्स। ये तो अपोजिट है। ये अपोजिट का गलत भी है कि ये कह रहा है कि सभी इनपुट वेरिएबल होंगे और सभी इनपुट फिक्स होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि शॉर्ट रन में क्या होता है कि एटलीस्ट एक फैक्टर तो आपका फिक्स होगा ही होगा, और लॉन्ग रन में क्या होगा, सभी फैक्टर वेरिएबल होते हैं। और इसमें कहा है कि लॉन्ग रन में सभी इनपुट आर फिक्स, तो ये गलत है। इन शॉर्ट रन एट लीस्ट वन इनपुट इज फिक्स, इन लॉन्ग रन ऑल इनपुट आर वेरिएबल। ये कह रहा है कि जो शॉर्ट रन है उसमें कम से कम एक इनपुट तो फिक्स होगा। ये बिल्कुल सही है। जब शॉर्ट रन होता है उसमें वो टाइम पीरियड इतना कम होता है कि उसमें सभी फैक्टर्स वेरिएबल होना पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें एटलीस्ट कम से कम अगर एक इनपुट भी अगर फिक्स है ना, तो वो शॉर्ट रन कहलाएगा। और लॉन्ग रन में क्या होगा, जितने भी वेरिएबल हैं, जितने भी इनपुट्स हैं, सभी वेरिएबल होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकंड। तो थर्ड देखिए, इन शॉर्ट रन फैक्टर रेशो रिमेन कांस्टेंट, इन लॉन्ग रन फैक्टर रेशो चेंज कॉन्टिन्यूसली। ऐसा नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। शॉर्ट रन अप्लाइज टू माइक्रो इकोनॉमिक्स वाइल लॉन्ग रन अप्लाइज टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर हुआ सेकंड। तो इसीलिए जो शॉर्ट रन है करेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन फिक्स इनपुट। जो शॉर्ट रन में कम से कम एक फिक्स इनपुट होगा, और एंड वेरिएबल इनपुट लाइक लेबर, जैसे इसमें फिक्स इनपुट कौन सा हुआ, कैपिटल, लैंड, और वेरिएबल इनपुट कौन सा हुआ, लेबर। और लॉन्ग रन में क्या है, लॉन्ग रन में टाइम इतना सफिशियंट होता है कि सभी इनपुट्स को वेरी आप कर सकते हो। तो टाइम इज सफिशियंट टू वेरी ऑल इनपुट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैशनल प्रोड्यूसर ऑपरेट इन विच स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कि जो रैशनल प्रोड्यूसर है, रैशनल है मीन्स समझदार है, वो किस स्टेज पर ऑपरेट करना पसंद करेगा। तो आपने इसकी प्रीवियस क्लास में वैसे हमने डिटेल में समझा था, लेकिन अब आज भी जितने भी एमसीक्यू हैं उनको हम डायग्राम से समझेंगे। आप एग्जाम में भी जब भी आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो जरूरी है कि आप पहले उनका डायग्राम ड्रॉ करो। उसके बाद अगर आप पहले डायग्राम ड्रॉ करोगे और विद डायग्राम अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वैसे इसका आंसर है सेकंड, कि जो रैशनल प्रोड्यूसर है वो सेकंड स्टेज में, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर होता है सेकंड स्टेज में ऑपरेट करना पसंद करता है। क्यों करता है, क्योंकि देखिए आप, ये है सेकंड स्टेज, बी टू सी सेकंड स्टेज है। वो फर्स्ट स्टेज में ऑपरेट क्यों नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट जो फैक्टर इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ फैक्टर होता है, तो इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर के कारण जैसे जैसे हम, मीन्स इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर क्या होगा, फिक्स फैक्टर की इंडिविजिबिलिटी होती है, क्योंकि एक मिनिमम अमाउंट आपको फिक्स फैक्टर की यूज करनी ही पड़ेगी, चाहे वेरिएबल फैक्टर आपका कितना भी हो। तो इसके कारण जैसे जैसे आप, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि फिक्स जो फैक्टर होता है उसका मिनिमम अमाउंट तो आपके पास होता ही है, लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं वो कम होते हैं फिक्स फैक्टर में। और जो रेशो होता है वेरिएबल फैक्टर का और जो फिक्स फैक्टर का, वो प्रॉपर नहीं होता। तो इस वजह से फिक्स फैक्टर के कंपैरिजन में वेरिएबल फैक्टर कम होते हैं। इस वजह से फिक्स फैक्टर होता है उसका प्रॉपर यूज नहीं होता। प्रॉपर यूज ना होने के कारण जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाओगे
तो फिक्स फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके कारण जो फर्स्ट स्टेज में टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट में बढ़ता है। जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट तक जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट पर ही इंक्रीज होगा। और जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा होता है? इन्फ्लेक्शन मीन्स जिस पॉइंट पर जो, जैसे इससे पहले क्या था, इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा था टोटल प्रोडक्ट, और इस पॉइंट के बाद ये डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जहाँ पे कर्व अपनी कन्वेक्सिटी चेंज करता है, मतलब एक जो कन्वेक्स टू कनकेव चेंज होता है कर्व इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है। इसके इसके ऊपर ये डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। इस पॉइंट के बाद अगर आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाओगे तो टोटल प्रोडक्ट हमारा बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट पर, इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर। तो इसीलिए जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज में क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव है। देखिए आप, ये कि सेकंड स्टेज है, इसमें हमारा ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये एवरेज प्रोडक्ट है, ये डिमिनिशिंग है लेकिन पॉजिटिव है, और ये है हमारा, ये तो हमारा ग्रीन तो था हमारा एवरेज प्रोडक्ट, और ये है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट ये दोनों डिक्रीजिंग है लेकिन पॉजिटिव है। और जो इसके एंड तक, सेकंड स्टेज के एंड तक जो सी है पॉइंट, यहाँ तक जो टोटल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमाइज हो जाता है, मीन्स अपने फिक्स फैक्टर है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है। और हमारा जब हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमाइज होगा वहां पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। इसीलिए सेकंड स्टेज में क्या आता है कि एमपी इज पॉजिटिव बट डिमिनिशिंग। ऐसे टी एपी और एमपी दोनों पॉजिटिव है, डिमिनिशिंग है लेकिन पॉजिटिव है, और एंड तक हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमाइज हो जाता है, एमपी जीरो होता है। तो रैशनल जो फर्म है वो सेकंड स्टेज में ऑपरेट करेगी, क्योंकि जो फिक्स फैक्टर है वो कैपेसिटी इज ऑप्टिमाइज, मतलब जो फिक्स फैक्टर है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है सेकंड स्टेज में। इसीलिए जो रैशनल फर्म है वो सेकंड स्टेज में ऑपरेट करना पसंद करती है। तो इसमें सेकंड स्टेज में विदाउट कोजिंग नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न, मीन्स इस स्टेज में कोई भी मार्जिनल रिटर्न, नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न नहीं होता है, इसलिए सेकंड स्टेज में ऑपरेट करता है फर्म। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी व्हेन एपी इज एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट? ये देखिए आप, ये एपी और एमपी है। एपी ये बी पॉइंट पर क्या है, एपी एपी हमारा मैक्सिमम है, और एमपी यहाँ पे बी पॉइंट पर हमारा एपी मैक्सिमम है, और बी पॉइंट से पहले ए पर ही जो ए पॉइंट है वो एमपी का मैक्सिमम है, उसके बाद एमपी, ए पॉइंट के बाद एमपी डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, और बी है एपी मैक्सिमम। यहाँ पे एपी क्या है, मैक्सिमम है। तो इस मैक्सिमम पॉइंट पे क्या है, दोनों कट कर रहे हैं, तो ये क्या है, एपी इज इक्वल टू एमपी। तो मैक्सिमम पॉइंट पे एपी किसके इक्वल है, एमपी की। तो हमारा सी करेक्ट आंसर है। तो ये क्या कहता है कि जब एमपी एमपी ग्रेटर देन एपी है तो एपी राइज है, व्हेन एमपी लेस देन एपी है तो एपी फॉल होगा। इसीलिए एमपी कर्व इंटरसेक्ट द एपी कर्व फ्रॉम अबोव एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट वेयर एमपी इज इक्वल टू एपी। तो एमपी एपी के इक्वल होगा मैक्सिमम पॉइंट पे। इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द पॉइंट ऑन टोटल प्रोडक्ट कर्व वेयर टीपी स्टॉप इंक्रीजिंग at an increasing rate and start increasing at an diminishing rate is known as। ये कहते हैं कि जहां वो पॉइंट जहां पर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग, उससे पहले इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा था, और उस पर आकर जो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर हो रहा है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, हमने अभी डिस्कस किया था, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। जैसे ये पॉइंट, इस पॉइंट को, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे एपी, इससे पहले क्या होता है, जब हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पर, और इसके बाद टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होएगा यहाँ पर, इससे पहले तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पर, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर ही टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट पर। तो व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर बिकम नेगेटिव,
मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव हो जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन है इनको आपको डायग्राम से ही समझना है, डायग्राम से ही अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज आप गलती कर दोगे। टोटल प्रोडक्ट विल बी, जब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए आप, सी पॉइंट के बाद भी जब हमारा सी पॉइंट अचीव हो जाता है, स्टेज थर्ड है, इसके बाद भी अगर हम वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं, जैसे टोटल प्रोडक्ट सी पॉइंट तक टोटल प्रोडक्ट का जो फिक्स फैक्टर है, फिक्स फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो चुका, उसके बाद भी अगर हम वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं तो उसके बाद उनकी प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा नहीं, टोटल टीपी तो हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और एमपी नेगेटिव हो जाता है। तो ये सी पॉइंट है, इसके बाद भी अगर वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे तो हमारा टीपी तो डिक्रीज होगा और एमपी नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आप एक लैंड का एरिया है, उसमें रिक्वायरमेंट है कि इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए हमें चाहिए 4 लेबर और हम यहाँ पे लगा देंगे 8 लेबर, तो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाएगी। अगर उन 8 लेबर में से अगर हम 4 लेबर हटा भी देंगे तो टोटल प्रोडक्ट पर ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये जो एक्स्ट्रा 4 लेबर है इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, नेगेटिव है। इसीलिए जो टोटल प्रोडक्ट के फुल यूटिलाइजेशन के बाद भी अगर हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हैं तो फिक्स फैक्टर के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के बाद भी अगर हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव होने लग जाता है और मार्जिनल प्रोडक्ट 0 नेगेटिव हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि टीपी विल फॉल, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अप्लाइज टू। तो आप देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब अप्लाई होता है, शॉर्ट रन में, क्योंकि शॉर्ट रन में हमारे कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ कुछ वेरिएबल होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में सभी फैक्टर वेरिएबल होते हैं। इसीलिए जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है वो लॉन्ग रन पीरियड में अप्लाई होता है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, लॉन्ग रन पीरियड ओनली। Return to scale study how total output change when all input are increased in equal proportion simultaneously which is only possible in long run। ये कहता है कि रिटर्न टू स्केल बताता है कि हमें अपना टोटल आउटपुट है वो चेंज कैसे, टोटल आउटपुट चेंज होगा जब हम सभी इनपुट्स को इंक्रीज करेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेंगे, एक साथ करेंगे। तो ये सिर्फ लॉन्ग रन में ही पॉसिबल है, लॉन्ग टाइम पीरियड में ही पॉसिबल है। अगर फर्म इंक्रीज ऑल इनपुट्स बाय 20%, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार मतलब मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसीलिए इनको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। इफ ए फर्म इंक्रीज ऑल इनपुट्स बाय 20% एंड एज ए रिजल्ट टोटल आउटपुट इंक्रीज बाय 30%, मीन्स इनपुट तो इंक्रीज हुआ 20% और आउटपुट कितना हुआ 30%, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, हमने पढ़ा था कि जब इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। थोड़े इनपुट पे ज्यादा आउटपुट होना तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। अब आप देखिए व्हेन परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट 30%, जो आउटपुट है वो इनपुट से ज्यादा है। अब देखिए इस ये डायग्राम से देखिए, इस डायग्राम में क्या शो कर रहा है कि जैसे 10 20 30 ऐसे ये हमारा आउटपुट है, और जब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है कि जो इनपुट है, इनपुट तो हम कम यूज कर रहे हैं और आउटपुट ज्यादा हो रहे हैं, तो वो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, हमारा रिटर्न बढ़ रहा है, इनपुट सेम है लेकिन हमारा रिटर्न बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहेंगे। आगे इनके तीनों स्टेजेस को इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, तीनों को हम एक बार फिर आगे डायग्राम से समझेंगे। At the end of stage first of law of variable proportion which of the following condition hold true। कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज के एंड पर कौन सी स्टेज ट्रू होती है। देखिए फर्स्ट स्टेज का एंड क्या है, बी। यहाँ पे बी पॉइंट पे क्या है, आप देखिए बी पॉइंट पे हमारा जो ये कौन सा कर्व है, एपी, जो एवरेज प्रोडक्ट है वो हमारा मैक्सिमम है बी पॉइंट पे, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया बी पॉइंट पे, डिक्रीज, ये फॉलिंग है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन देखिए
At the end of first of law of variable proportion, which of the following condition hold true? MP is equal to 0, TP is maximum. नो, ये तो सेकंड स्टेज के एंड में है कि हमारा MP 0 होगा, TP मैक्सिमम होगा. MP और AP इक्वल होगा, AP इज एट इट्स मैक्सिमम. अब आप देखिए, एट द एंड ऑफ B पॉइंट पे हमारा क्या होगा, AP मैक्सिमम है, और B इसी पॉइंट पे हमारा AP और MP दोनों इंटरसेक्ट करते हैं. AP मैक्सिमम है और ये इंटरसेक्ट करते हैं, इसीलिए AP और MP दोनों इक्वल होंगे. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको जरूर ध्यान रखना है आपको, और डायग्राम से ही करना है हर बार. तो MP AP इक्वल होंगे और AP मैक्सिमम होगा. अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड स्टेज में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एज इनपुट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज. सेकंड स्टेज, इन सेकंड स्टेज में कहते हैं कि सेकंड स्टेज में अगर हम फैक्टर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ये है सेकंड स्टेज. इस स्टेज में अगर हम फैक्टर बढ़ाते हैं तो हमारा AP और MP दोनों डिक्लाइन. देखिए आप सेकंड स्टेज में, आप देखिए ये है सेकंड स्टेज. इस स्टेज में अगर वेरिएबल फैक्टर इनपुट हम बढ़ाते हैं तो हमारे AP और MP, ये AP है और ये MP है, दोनों क्या हो रहे हैं, MP दोनों क्या है, डिक्लाइन, लेकिन क्या है, पॉजिटिव है. तो हमारा C करेक्ट आंसर है. ए प्रोड्यूसर विल नेवर ऑपरेट इन थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. थर्ड स्टेज में प्रोड्यूसर कभी भी ऑपरेट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट. नो, ये क्या सेकंड स्टेज में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद स्टार्ट होगा ये, कि जो TP है वो इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट पर. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज नेगेटिव. हमारे जो थर्ड, जो जहां पर हमारा, देखिए यहाँ पे हमारा TP क्या हुआ, मैक्सिमम. TP मैक्सिमम हुआ, तो TP मैक्सिमम हुआ इस पॉइंट पर. इसके बाद भी अगर वेरिएबल फैक्टर हम यूज कर रहे हैं तो हमारा TP क्या हुआ डिक्रीज, और MP नेगेटिव. तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाएगी थर्ड स्टेज पर, और टोटल प्रोडक्ट हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा थर्ड स्टेज में. इसीलिए भी कभी भी एक प्रोड्यूसर थर्ड स्टेज में ऑपरेट करना नहीं चाहेगा. तो इन स्टेज, थर्ड स्टेज MP लेस देन 0 होगा. एडिशनल मीन एक्स्ट्रा अगर हम वेरिएबल फैक्टर यूज करेंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगा. तो इस वजह से कभी भी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, मींस टोटल आउटपुट डिक्रीज डिस्पाइट इनक्योरिंग इनपुट कॉस्ट. तो टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए कभी भी थर्ड स्टेज में ऑपरेट नहीं करेगा. द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द TP कर्व कोरस्पॉन्ड टू द पॉइंट वेयर. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देखो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ, आपको याद रखना है ये चीजें. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के पर क्या हो रहा था, जो टोटल प्रोडक्ट इससे पहले इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा था, इसके बाद ये डिक्रीजिंग इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे. और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या होगा, हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और जो फर्स्ट स्टेज का एंड होगा उस पर हमारा AP मैक्सिमम हो जाएगा और AP और MP दोनों इक्वल हो जाएंगे. उस जब और सेकंड स्टेज का एंड होगा उस स्टेज पर हमारा TP मैक्सिमम होगा, AP डिक्रीजिंग होगा और MP 0 होगा. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको डायग्राम से आपको प्रैक्टिस करना है. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इनको अपने हाथ से तो ये क्लियर नहीं होंगे. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या कह रहा है, ऑन द TP कर्व कोरस्पॉन्ड टू पॉइंट वेयर. हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या है, अब आप देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन A है, A पॉइंट पर हमारा MP मैक्सिमम है, ये पॉइंट है MP क्या है, मैक्सिमम. तो MP रीच इट्स मैक्सिमम, तो C हमारा करेक्ट आंसर है. When the distance between successive equal output isoquant increase along a ray from the origin, the firm is experiencing. ये कह रहा है कि डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाता है. अब आप देखिए इस डायग्राम से, अब आप समझिए इन तीनों को. ये देखिए इसमें क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, मीन्स इनपुट और आउटपुट दोनों सेम है, तो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट टू स्केल. अब आप सेकंड में देखिए कि ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, जैसे 50, आउटपुट तो सेम है 50. देखिए आप ये आउटपुट 50, 100, 150 आउटपुट सेम है. मीन फर्स्ट स्टेज में क्या है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट.
इनपुट और आउटपुट दोनों सेम है, उसको हम कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और इनमें गैप भी सेम होगा, और गैप क्या है, सेम होगा। और अब आप इसमें देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होगा, ये जो गैप है वो कम होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। क्यों होता जाएगा, इसमें जो आउटपुट है वो ग्रेटर देन है इनपुट से, जितना इनपुट है उससे ज्यादा आउटपुट है, मीन्स ये आउटपुट हम 50 ही कर रहे हैं। देखिए आप इन तीनों में देखिए 50, 100, 150, देखो 50, ये तीनों सेम, आउटपुट सेम है। लेकिन लेकिन क्या है, इस सेम आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए इंक्रीजिंग रिटर्न में से कम इनपुट की जरूरत पड़ेगी, मतलब कम इनपुट और आउटपुट उतना ही, सेम आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कम इनपुट की जरूरत होगी, तो उनको हम इंक्रीजिंग रिटर्न कहेंगे। और इसमें गैप रिड्यूस होता जाएगा, देखिए आप रिड्यूस हो गया। और डिक्रीजिंग रिटर्न में क्या होगा कि आउटपुट तो उतना ही है, लेकिन उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज्यादा इनपुट की जरूरत होगी, तो इसीलिए ये गैप है ये इंक्रीज होता जाएगा, ये गैप इंक्रीज होगा। और जो आउटपुट है इसमें क्या होगा, इनपुट होगा ग्रेटर देन आउटपुट, कौन से में, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप देखना कि जो कांस्टेंट में सेम रहेगा, इनपुट आउटपुट सेम रहेंगे। इंक्रीजिंग रिटर्न, रिटर्न इंक्रीज है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हमारा इंक्रीज होगा, लेकिन गैप रिड्यूस होगा, क्योंकि सेम आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हम कम इनपुट यूज करेंगे। और डिक्रीजिंग रिटर्न, रिटर्न डिक्रीज है, लेकिन ये गैप है इनके कर्व के बीच में वो इंक्रीज होगा, मीन्स सेम आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हम ज्यादा इनपुट यूज करेंगे। जैसे अगर ये रेशो है, यहाँ पे 50 आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हम 30 इनपुट यूज करें, और यहाँ पे 50 प्रोड्यूस करने के लिए हम 60 यूज करें, ऐसे, तो वो क्या, ये क्या कहलाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। आइसोक्वेंट आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप इन द केस ऑफ आइसोक्वेंट, ये इंडिफरेंस कर्व की तरह ही है। इंडिफरेंस कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन था, नेगेटिव स्लोप था, ये इंडिफरेंस कर्व था ऐसे, स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव स्लोप है, कब था हमारा इंडिफरेंस कर्व इस शेप में, कब था, जब हमारा जो गुड्स थे वो सब्स्टिट्यूट गुड थी, उस टाइम पे था। तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में होता है, ये कांस्टेंट था जो हमारा, तो ये सेम ही आइसोक्वेंट के लिए है कि जब ये स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप कब होगा, जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड में होगा। तो व्हेन इनपुट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लीनियर आइसोक्वेंट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शेप ऑफ ए आइसोक्वेंट कर्व फॉर टू इनपुट दैट आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ये इंडिफरेंस कर्व की तरह ही है। इंडिफरेंस कर्व में हमने क्या देखा था कि जो कॉर्नर पॉइंट एल शेप होगा, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन में कंज्यूमर कहाँ होगा, इस कॉर्नर पॉइंट पे, ऐसे। तो इसीलिए इसका देखिए आप, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, नो ये गलत है। एल शेप राइट एंगल MRTS इज आइदर 0 और अनडिफाइंड एक्सेप्ट एट द कॉर्नर पॉइंट, ये कहता है कि एल शेप होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा ये इस पे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, एल शेप होगा, और MRTS है या तो 0 होगा या अनडिफाइंड होगा। मीन्स अगर आप यहाँ पे कहीं अगर होगा हमारा, तो वो 0 होगा, मीन्स आप वो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वो एक फिक्स रेशो में यूज करेंगे। आप ये लेफ्ट और राइट शूज लीजिए, अगर आप लेफ्ट शूज 4 पेयर लेंगे और राइट शूज 2 पेयर लेंगे, तो वो कोई यूज जो तो पेयर कितने हुए, 2 ही हुए। तो ये 2 एक्स्ट्रा पेयर हैं लेफ्ट शूज के, वो वे यूजलेस होंगे उसके कंज्यूमर के लिए, तो ऐसे ही प्रोड्यूसर के लिए, तो वो ऐसे ही वो प्रोड्यूसर क्या करेगा कि 4 अगर वो लेफ्ट के प्रोड्यूस करता है तो 4 ही राइट के प्रोड्यूस करेगा। ऐसे नहीं करेगा कि वो 6 लेफ्ट के कर दिए, 2 राइट के कर दिए, सेम रेशियो में ही, फिक्स रेशियो में ही प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए जो इसका इक्विलिब्रियम है वो कॉर्नर पॉइंट पे होगा, तो एल शेप होगा। इसके अलावा अगर ये जो पॉइंट है इन पर, ये अनडिफाइंड और 0 होगा MRTS, इसीलिए जो एल शेप होगा राइट एंगल होगा, जो या तो MRTS इधर 0 अनडिफाइंड एक्सेप्ट एट कॉर्नर पॉइंट, फिक्स प्रोपोर्शन, क्योंकि फिक्स प्रोपोर्शन में ही करेगा, टू इनपुट लेबर और कैपिटल, जो लेबर और कैपिटल है वो फिक्स रेशो में ही यूज करेगा,
एडिंग जो लेबर है और कैपिटल है वो एक फिक्स रेशो में ही यूज करेगा। एडिंग मोर ऑफ वन इनपुट विदाउट इंक्रीजिंग द अदर प्रोड्यूसेज जीरो एडिशनल इनपुट। मीन्स लेबर और कैपिटल, एग्जाम्पल लीजिए लेबर और कैपिटल दो है, इन दोनों को वह एक फिक्स रेशो में ही यूज करेगा प्रोड्यूसर। ऐसा नहीं कि लेबर का इनपुट बढ़ा दिया और कैपिटल का नहीं बढ़ाया, तो उस टाइम पे क्या होगा कि कोई भी एडिशनल आउटपुट नहीं होगा। अगर एडिशनल आउटपुट करना है प्रोड्यूसर को तो वो एक फिक्स रेशो में यूज करेगा। इसीलिए इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए जब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, जब टू इनपुट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो उसको फिक्स रेशो में यूज करेगा, उसका कर्व एल शेप होगा और जो कॉर्नर पॉइंट है वो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो आज के क्लास में हमने जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके 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 बेस्ड पीवाई के बेस्ड एमसीक्यू को डिटेल में किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखना, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी मेंशन जरूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ चंडीगढ़ पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।